समुद्रों से ढकी इस अजीब दुनिया में इंसान जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में तैरते पहाड़ों पर रहते हैं और जिंदगी चलती है बस मछलियाँ पकड़कर। ये मछलियाँ सिर्फ खाना नहीं, आध्यात्मिक शक्तियों की खान है। हान फेई एक आम लड़का एक एक्सीडेंट के बाद बदला सा लौटता है और अब उसमें एक नई रूह बस चुकी है। वापस आते ही वो देखता है उड़ती नावें, तैरता गाँव और मौत से घिरी फिशरी जहाँ मछलियाँ भी तलवार बन जाती हैं। अपने दोस्त तांगे के साथ घर लौटते वक्त उसे पता चलता है कि उसके अंदर कोई रहस्यमयी शक्ति है, एक स्क्रीन जो खाने तक की एनालिसिस करती है। और फिर उसकी कलाई पर उभरता है एक जादुई टैटू, डीमन प्यूरिफिकेशन पॉट। अब सवाल ये है, ये टैटू क्या है और हान फेई की ये नई जिंदगी उसे कहाँ ले जाएगी? डीमन प्यूरिफिकेशन पॉट। मालिक हान फेई। लेवल 2 शुरुआती मछुआरा। आध्यात्मिक ऊर्जा 48। आध्यात्मिक विरासत लेवल 1 अधूरी, अपग्रेड हो सकती है। मुख्य कला सोल फिशिंग, मरम्मत योग्य। हान फेई बहुत हैरान था। डीमन प्यूरिफिकेशन पॉट। उसकी कलाई पर जो लौकी थी वह क्या थी? जानकारी की श्रृंखला के एक तरफ आर्ट्स नामक एक बटन देखता है जो चमक रहा था। हान फेई ने जिज्ञासावश आर्ट्स पर क्लिक किया। एग्जिस्टिंग आर्ट्स, सोल फिशिंग इनकम्प्लीट, लेवल 1 ऑफ इमोबिलाइजेशन इनकम्प्लीट। नोट: ये कलाएं अधूरी हैं और इनकी मरम्मत करने में 1000 आध्यात्मिक ऊर्जा अंकों की आवश्यकता होगी। हान फेई की आंखें तुरंत चमक उठीं। क्या मुझे किस्मत ने चुना है? लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जब हान फेई ने अपनी 48 आध्यात्मिक ऊर्जा अंकों को देखा और उसे एहसास हुआ कि ये 1000 से कितना कम है, तो वह चुप रह गया। जब हान फेई ने अपनी 48 आध्यात्मिक ऊर्जा अंकों को देखा और उसे एहसास हुआ कि ये 1000 से कितना कम है, तो वह चुप रह गया। इसके बाद जब उसने कला के नाम के पीछे मरम्मत योग्य लिखा देखा, तो उसने सोचा कि क्यों न इसे मरम्मत करने की कोशिश की जाए। जैसे ही उसने ऐसा सोचा, उसके 48 अंक तुरंत घटकर 0 हो गए और वह धुंधली तस्वीर भी गायब हो गई। मुझे बहुत भूख लग रही है। हान फेई को लगा कि दुनिया घूम रही है और वह गिरने ही वाला है। उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक समाप्त हो गई थी। हान फेई लड़खड़ाते हुए मेज तक गया और अधूरी बची हुई क्लैम्स खा गया। जब उसने सारी क्लैम्स निगल ली, तब जाकर उसे थोड़ा आराम मिला और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा फिर से 12 अंक हो गई। हालांकि जो जानकारी उसे उन क्लैम्स के बारे में मिली, उसने उसे और निराश कर दिया। वे केवल स्तर 1 की थी, बस पेट भरने लायक थी। 4 अंक बहुत कम हैं। यहाँ एब्जॉर्बेबल का क्या मतलब है? जब उसने ऐसा सोचा, तो उसे एहसास हुआ कि उसके सामने की क्लैम से कुछ गायब हो गया है। उसने अपनी जानकारी की जांच की और देखा कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अब 16 अंक हो गई थी। क्लैम की जानकारी पूरी तरह बदल चुकी थी। नाम बासी क्लैम्स। स्तर 1 गुणवत्ता खराब। आध्यात्मिक ऊर्जा 0 अंक। प्रभाव: यह भोजन केवल भूख मिटा सकता है और कुछ नहीं। मैं ऐसा कर सकता हूँ? हान फेई चकित था। क्या मुझे क्लैम्स को खाना नहीं, बस छूना है? लेकिन उसने तुरंत सभी क्लैम्स को छूने का फैसला नहीं किया। वह बड़बड़ाया, क्या डीमन प्यूरिफिकेशन पॉट सीधे आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है? क्या इसका मतलब है कि मेरे पास अनंत ऊर्जा हो सकती है जब तक मेरे पास पर्याप्त समुद्री भोजन हो? अगर मैं क्लैम्स को अवशोषित कर सकता हूँ, तो क्या मैं फूलों, घास या पत्थरों को भी कर सकता हूँ? फिर हान फेई ने अपनी आध्यात्मिक विरासत पर ध्यान केंद्रित किया, जो स्तर 1 की अधूरी थी। क्या यही कारण था कि वह अब तक सुधार नहीं कर पाया? टैंक में अभी भी कुछ क्लैम्स थी और हान फेई ने अपनी आध्यात्मिक विरासत की मरम्मत करने की सोची, लेकिन उसने पाया कि इसके लिए भी 1000 आध्यात्मिक ऊर्जा अंकों की जरूरत है। हान फेई फिर से चुप हो गया। 1000 आध्यात्मिक ऊर्जा अंक मुझे कहाँ से मिलेंगे?
उसकी निगाह फिर से क्लैम्स की ओर गई। कुछ ही मिनटों में उसने सभी सीपियों को छू लिया और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा 52 अंकों तक पहुंच गई। रुको, मेरी शरीर की क्षमता से ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा हो सकती है। हान फेई चौंक गया। इसका मतलब था कि जब तक उसके पास संग्रह के लिए पर्याप्त ऊर्जा है, तब तक उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त नहीं होगी, जबकि अन्य लोगों को ऊर्जा समाप्त होने के बाद आराम करना पड़ता है। हालांकि हान फेई ने जल्द ही ये विचार त्याग दिया, क्योंकि उसके पास अवशोषण के लिए पर्याप्त समुद्री भोजन नहीं था। सारी क्लैम्स के खोल हटाने के बाद हान फेई फिर से बिस्तर पर बैठ गया और साधना के लिए तैयार हो गया। इस बार हान फेई ने कोई कला मरम्मत करने की हिम्मत नहीं की। उसने केवल एक झलक ली और देखा कि एक प्रहती पट्टी थोड़ी आगे बढ़ चुकी है। यह जरूर इसलिए हुआ क्योंकि उसने अभी 48 अंक खर्च किए थे। वह आगे पढ़ता है और नई जानकारी देखता है। एग्जिस्टिंग आर्ट्स, सोल फिशिंग, इनकम्प्लीट। लेवल 1 ऑफ इमोबिलाइजेशन, इनकम्प्लीट। नोट: ये कलाएं अधूरी हैं और इनकी मरम्मत करने में 1000 आध्यात्मिक ऊर्जा अंकों की आवश्यकता होगी। सुपरसीडिंग आर्ट, वॉइड फिशिंग, प्रोग्रेस 48/1000। हान फेई ने जीभ चटकाई। ठीक है, मुझे खुद ही साधना करनी होगी। हान फेई पालथी मारकर बिस्तर पर बैठ गया। उसकी कलाई पर लौकी फिर से हल्की सी दिखाई दी, लेकिन पहले जैसी पीड़ा नहीं थी। ध्यान में हान फेई ने महसूस किया कि हवा में कुछ ठंडक है जो उसके शरीर में प्रवाहित हो रही है। काफी देर बाद ध्यान में बैठे बैठे ही हान फेई लेट गया और सो गया। धड़ाम! हान फेई गहरी नींद में था जब उसका दरवाजा एक भयंकर दिखने वाले मोटे आदमी ने लात मारकर खोल दिया, जो उस पर उंगली उठाकर चिल्लाया, तू यहीं है? अभी भी सो रहा है? तू क्या बॉस है? 1 घंटे में सामान्य मछली पकड़ने वाली जगह पर पहुंच जा। ये मत सोच कि तू बीमार है तो घर पर रह सकता है। अगर तूने आज का काम पूरा नहीं किया तो वापस मत आना। हान फेई ने उस मोटे आदमी को देखा जिसका नाम झांग हान था। वह इस क्षेत्र का सुपरवाइजर था। समझदारी इसी में थी कि अभी पीछे हटा जाए। अब जब उसके पास डीमन प्यूरिफिकेशन पॉट है तो उसका उठना तो तय है। अभी मुसीबत मोल लेने की जरूरत नहीं। हान फेई जल्दी से उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराकर बोला, सुपरवाइजर झांग, आज ही चलना है क्या? बिल्कुल। क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें मुफ्त में खाना देगा? तुम तो खुशकिस्मत हो कि नए नियम के अनुसार सामान्य मछुआरों को हर दिन सिर्फ 150 किलो मछली का कर देना होता है। झांग हान ने फिर व्यंग्य से कहा, लेकिन अगर तुम 150 किलो जमा नहीं कर पाए तो परिणाम जानते हो ना। हेवनली वाटर विलेज में कोई निकम्मा नहीं रहता। तुम्हें समुद्र में रात बितानी पड़ेगी। सोच लेना। हान फेई घबरा गया। उसे पता था कि जो मछुआरे टैक्स नहीं चुका पाते थे उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था। कहा जाता था कि समुद्र में रातें बहुत खतरनाक होती हैं। मछलियों के हमले होते हैं। अब तक कोई भी लगातार 5 रातें जीवित नहीं बचा है। फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, सुपरवाइजर झांग, मेरी मछली पकड़ने की छड़ी और चारा खो गया है। तो झांग हान हंस पड़ा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक सामान्य मछली पकड़ने की छड़ी और चारे का डिब्बा सिर्फ 10 घटिया मोतियों में दे दूंगा। क्या ख्याल है? हान फेई ने अपनी मुट्ठियां और कस दी। वह आदमी साफ साफ उसका फायदा उठा रहा था। एक सामान्य मछली पकड़ने की छड़ी की कीमत केवल 3 घटिया मोती थी और एक चारे का डिब्बा केवल 80 समुद्री सिक्कों का था। गहरी सांस लेते हुए हान फेई ने कहा, सुपरवाइजर झांग, मेरे पास अभी केवल 20 समुद्री सिक्के हैं। क्या मैं आपके औजार उधार ले सकता हूँ? झांग हान ने अपनी मुद्रा बदली और गुस्से में कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? तुम्हारे पास 10 घटिया मोती भी नहीं हैं। तुम तो जीवन भर एक आम आदमी ही रहोगे। अगर तुम समुद्र में मर गए तो मेरा पैसा कैसे लौटाओगे? हालांकि उसने ये कहा, फिर भी झांग हान मुड़ गया और हान फेई को अपनी दुकान पर आने को कह गया, लेकिन ब्याज लगेगा। हान फेई गुस्से से भर गया।
लेकिन उसने ये भी समझ लिया कि वह एक ऐसी दुनिया में है जहाँ ताकतवर ही जीवित रहता है। बदला तब लिया जाएगा जब समय सही हो। बहुत जल्द हान फेई प्रस्थान बंदरगाह पर पहुंच गया। झांग हान की खुद की एक दुकान थी, लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। जब हान फेई पहुंचा तो वह आदमी एक छोटी सी क्लैम खा रहा था। झांग हान ने अपनी दुकान से एक जर्जर मछली पकड़ने की छड़ी और हरे चारे का एक डिब्बा निकाला, फिर उन्हें हान फेई की ओर फेंक दिया। वह बोला, मछली पकड़ने की परीक्षा तेरी किस्मत बचा ले गई, वरना तू अब तक समंदर में फेंका जा चुका होता। चल निकल, और हर दिन एक घटिया मोती देना मत भूलना। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हान फेई ने औपचारिकताएं पूरी की और रिसेप्शनिस्ट की निगरानी में एक 8 लोगों वाली नाव पर सवार हुआ। हान फेई के बगल में बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, अच्छे से बैठ जा, हम निकल रहे हैं। हालांकि हान फेई अब भी पहले की घटना से हिला हुआ था। यह दुनिया सच में बहुत शानदार थी। विशाल सूरज का प्रतिबिंब समुद्र को लाल रंग से रंग रहा था। ये नजारा बहुत सुंदर था। अबे ओ, सूरज में क्या खो गया? कांटे में चारा डालेगा भी या यूं ही देखता रहेगा? हान फेई ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि बाकी सभी लोग अपनी मछली पकड़ने की छड़ियों में हरा चारा लगा रहे थे। हरा चारा आम मछुआरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे सामान्य चारा था। यह एक केंचुए जैसा था, लेकिन थोड़ा मोटा और छोटा। नाव पर बैठे एक युवक ने हान फेई की ओर देखा। क्या तुम वही हो जिसे कल एक हरे कछुए ने समुद्र में खींच लिया था? हान फेई ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ही हूँ। नौजवान ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, कितना कमजोर है। हान फेई के पास कहने को कुछ नहीं था। क्या यहाँ के सारे बच्चे इतने ताने मारने वाले हैं? कुछ मिनट बाद नाव समुद्र में उतर चुकी थी और लहरें खेल रही थीं। सबने अपनी फिशिंग रॉड्स उठा ली। ये देखना मुश्किल था कि बिना रील के हुक सैकड़ों मीटर दूर तक जा रहे थे। हान फेई के मन में ढेरों सवाल थे। सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और उनके हाथों में आध्यात्मिक ऊर्जा चमक रही थी। उनकी मछली पकड़ने वाली लाइंस धीरे धीरे खिंच रही थीं। हान फेई हैरान रह गया। क्या ये लोग आध्यात्मिक ऊर्जा से लाइंस को नियंत्रित कर रहे हैं? हाँ, शायद वही। लेकिन उसे याद आया कि ये करने में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती है। उसने पूरी ताकत से हुक फेंका, पर वो सिर्फ 20 मीटर दूर गिरा है। जब वो पहले मछली पकड़ता था, तब लाइन के आखिर में एक वजन होता था, लेकिन अब सिर्फ लाइन और चारा था। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, किसी ने गौर नहीं किया था, तो वह भी ऐसे दिखाने लगा जैसे सब ठीक चल रहा है। फुर्ती से उसने रॉड को खींचा, छोड़ा और हिलाया। बाएं तरफ, अब दाएं। वह खुद से बड़बड़ा रहा था, लेकिन नाव पर बाकी लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। किसी ने कहा, अबे ओ, पागल है क्या? तेरा चारा तो गया। हान फेई फिर से चुप। एक मिडिल एज्ड आदमी बोला, लाइन वापस खींच। हरा कीड़ा सबसे सुस्त होता है। जब तक वो तड़प रहा होता है, मछली हुक के पास नहीं आती। लाइन खींचने का भी एक तरीका होता है। सब हान फेई को देख रहे थे जैसे वो कोई अजूबा हो। किसी ने कहा, तू भूखा कैसे नहीं मरा अब तक? आध्यात्मिक ऊर्जा से खींच, मसल से नहीं। मैंने तो आध्यात्मिक ऊर्जा लगाई थी, पर लाइन हिली ही नहीं। वो आदमी फिर बोला, अपनी ऊर्जा को महसूस कर, उसे लाइन पर केंद्रित कर और फिर खींच। शर्म से लाल होते हुए हान फेई ने अपनी ऊर्जा को महसूस किया। जब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लाइन से जुड़ी, तो उसे उसमें एक हल्का सा आकर्षण महसूस हुआ। मुझे नहीं पता था ऐसा कर सकते हैं। जोश में आकर उसने ऊर्जा लगाई। हुक पानी से बाहर निकल आया, लेकिन फिर सीधे जाकर नाव के दूसरी तरफ बैठे एक युवक की पिछवाड़े में घुस गया। हान फेई, तू मरना चाहता है क्या? हान फेई ने माफी मांगी। सॉरी यार, जानबूझ के नहीं हुआ। हिल मत, मैं निकाल देता हूँ। पू। हुक युवक की पीठ से निकलकर हवा में उड़ गया। सभी लोग झुक गए।
हान फेई भी। उस युवक की पतलून का बड़ा हिस्सा फट चुका था और खून बह रहा था। हान फेई बोला, सॉरी यार, कंट्रोल नहीं हो पाया। हान फेई, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाकी लोग भी हान फेई को घूर रहे थे। क्या इस लड़के का दिमाग कल की टक्कर से खराब हो गया है? युवक उस पर झपटने ही वाला था कि हान फेई ने रॉड उठा ली। युवक डर के मारे वहीं रुक गया। उसे शक था कि हान फेई फिर से हुक उछाल देगा। किसी ने डांटा, हान फेई, सीधा बैठ और काम कर। फिर ड्रामा किया तो सुपरवाइजर को बुला लेंगे। हान फेई शर्माते हुए मुस्कुराया, ठीक है, मामला यहीं खत्म हो गया। युवक गुस्से में था, लेकिन उसने ज्यादा बात नहीं बढ़ाई। फिर सबने अपने अपने हुक डाल दिए। हान फेई भी अब बाकी लोगों की तरह चुपचाप बैठ गया। पर ये मछली पकड़ने का तरीका तो बिल्कुल बोरिंग है। करीब 1 घंटे बाद जब हान फेई पूछने ही वाला था कि कोई उठा और चिल्लाया। फिर उस आदमी ने अजीब सा इशारा किया और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा चमक उठी। उसकी रॉड और लाइन में हल्की चमक फैल गई। उत, बो! हान फेई की आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना आसान था। उसे समझ आया कि बाकियों को भी जलन हो रही थी। एक बड़ा पीला फिश, लगभग 60 किलो का, एक आदमी ने खींच लिया जिसे सब ओल्ड हुआंग कहते थे। पीली मछलियां आक्रामक नहीं होती, नहीं वे हरे कछुओं या ब्लेड फिश जैसी खतरनाक होती हैं। इसलिए ये फ्लोटिंग आइलैंड्स में सस्ती और लोकप्रिय होती हैं। बाकी लोगों ने भी अपनी रॉड्स उठा ली। पीली मछली ज्यादा देर तक तड़पती है तो बाकी मछलियां सतर्क हो जाती हैं और भाग जाती हैं। इसलिए हर बार मछली पकड़ने के बाद जगह बदलनी पड़ती है। नई जगह पहुंचकर फिर से हुक डाले गए। सिर्फ 1/3 घंटे में मिडिल एज्ड आदमी को कुछ महसूस हुआ। ओल्ड चेन की तरह उसने भी चिल्लाया, उठ! हान फेई की आंखें चमक उठीं। फिर से एक हरा कछुआ। उसे याद आया कि वांग जिए ने कल जिस तरह से क्रैब किंग पिंसर से उसे हराया था। उस आदमी के हाथों की नसें उभर आई थीं। उसने लाइन को तेजी से खींचा, दोनों हाथों से रॉड पकड़कर कंधे से खींचा और एक बड़ी मछली पानी से बाहर आ गई। ह्यू 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 पत्थर फेंके जाने लगे। सब लोग कोने में छिप गए, लेकिन हान फेई देखता रहा कैसे उस आदमी ने अपनी चमकती हुई हथेली से पत्थरों को झटक कर कछुए को पीट डाला। 1 मीटर लंबा हरा कछुआ डेक पर गिरा। उसकी पूंछ इधर उधर फड़फड़ा रही थी। लगता था बेहोश हो गया है। हान फेई ने ध्यान से देखा। उसके शरीर पर हरे पत्थर जैसे स्केल्स थे जो सूरज की रोशनी में नीली चमक बिखेर रहे थे। नाम हरा कछुआ, स्तर 5, गुणवत्ता सामान्य, आध्यात्मिक ऊर्जा 12 पॉइंट्स, प्रभाव लंबे समय तक खाने पर ताकत बढ़ती है, शोषण योग्य। हान फेई को एहसास हुआ कि 3 क्लैम्स की ऊर्जा एक हरे कछुए के बराबर होती है, यानी ये उतना खास भी नहीं जितना दिखता है। सब लोग हैरानी से बोले, ओल्ड न्यू, अब तू सुपीरियर फिशर बन गया क्या? वो आदमी हंसते हुए बोला, अभी कुछ दिन पहले ब्रेक थ्रू हुआ है। सबने बधाई दी। ओल्ड चेन ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, मैं बहुत दिनों से लेवल 6 पर अटका हूँ, कोई सलाह? हान फेई कान लगाकर सुनने लगा। उसने पहले कभी कोई सुपीरियर फिशर नहीं देखा था और ये सुनकर हैरान था कि ओल्ड चेन आधी जिंदगी से फंसा हुआ है। क्या कल्टीवेशन इतना मुश्किल है? ठीक है, कोई भी काम करने से पहले औजार तेज करने चाहिए। पहले मैं अपनी कलाएं और स्पिरिचुअल हेरिटेज सुधारूंगा, फिर तुम सबको हराऊंगा। जब कछुआ संभाल लिया गया तो उन्होंने फिर से जगह बदली। आधा दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। 8 यात्रियों में से सभी ने अपना टास्क पूरा कर लिया, सिवाय हान फेई और उसके उम्र के उस नौजवान के। सूरज ढलने को था। सब लोग अपनी पकड़ी हुई मछलियों के साथ बातें कर रहे थे। अचानक वो नौजवान चिल्लाया, आ गई, मेरी फिश लग गई। हान फेई ने उसे जलन भरी नजरों से देखा। बाकी सबने मछली पकड़ ली थी और वो अब तक एक भी नहीं पकड़ पाया था। वहीं एक अनुभवी फिशर चिल्लाया। ओल्ड चेन भी चिल्लाया, लड़के छोड़ दे,
तू इसे नहीं पकड़ सकता। मिडिल एज्ड आदमी का चेहरा एकदम बदल गया। ये मछली नहीं है, ये तो टेंटिकल लॉबस्टर है। हान फेई चौंक गया। टेंटिकल लॉबस्टर, वही चीज जो टैंग गे ने पहले पकड़ी थी। इससे पहले कि वो नौजवान कुछ समझ पाता, उसने फिशिंग रॉड ऊपर खींच ली थी। सबने देखा, एक जोड़ी लंबी टेंटिकल्स बाहर आईं। सबने अपनी रॉड से उसे मारने की कोशिश की। मिडिल एज्ड आदमी चिल्लाया, तोड़ दो, लेकिन एक टेंटिकल फौरन उस नौजवान के हाथ पर लिपट गई। हान फेई हैरान रह गया जब उसने देखा कि उस लड़के की बाह की एक परत मांस तुरंत उधड़ गई और वो एक साइड में गिर पड़ा, चीखते हुए। ओल्ड चेन ने चिल्लाकर लड़के को पैर से खींचकर वापस लाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी टेंटिकल सीधे उसकी तरफ बढ़ गई। मंझोले आदमी ने तुरंत अपनी फिशिंग रॉड से ओल्ड चेन को धक्का दिया और उसे पीछे कर दिया। अगले ही पल वो नौजवान पूरी तरह से नाव से खींच लिया गया। हान फेई ने बाहर झांका तो पसीना छूट गया। उस लड़के का सिर ही गायब था। शुरुआत से अंत तक उस टेंटिकल लॉबस्टर ने सिर्फ अपनी 2 टेंटिकल्स ही दिखाई थीं। भाड़ में जाए, क्या मैं वापस अपने असली दुनिया लौट सकता हूँ? हान फेई का चेहरा सफेद हो गया था। सुबह उसी लड़के ने उसे चिढ़ाया था और अब उसकी इतनी दर्दनाक मौत हो गई। भले ही उसने बदतमीजी की थी, लेकिन आखिर वो एक बच्चा ही था। किसी ने धीरे से कहा, हमें सुपरवाइजर्स को रिपोर्ट करनी चाहिए। सुपरवाइजर्स मछली पकड़ने वालों की सुरक्षा देखने वाले गश्ती दल होते हैं, जिनका नेतृत्व करता है एक फिशिंग मास्टर। इस इलाके में कप्तान था वांग जिए, वही जिसने कल हान फेई को बचाया था। वांग जिए जल्द ही वहां आ गया। उसने भीड़ में हान फेई को देखा, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गंभीर चेहरा लिए उसने पूछा, क्या हुआ? यात्रियों ने जल्दी से सारी घटना बता दी। वांग जिए गुस्से से भर गया। कितना बेवकूफ था वो! क्या उसे ये नहीं पता कि टेंटिकल लॉबस्टर का फीलिंग बाकी मछलियों से अलग होता है? उसे रील इन करने की हिम्मत कैसे हुई? मंझोले उम्र के आदमी ने जवाब दिया, शायद वो बहुत बेचैन हो गया था। सूरज डूबने वाला था। हान फेई का चेहरा और गहरा हो गया। समंदर में मशहूर गोल्ड डिगर होने के बावजूद उसने आज एक झींगा तक नहीं पकड़ा। ये उससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता था। वांग जिए ने गंभीर स्वर में कहा, अभी हालात ठीक नहीं हैं। एक और नाव की हालत तुमसे भी बदतर थी। उन्हें स्नेक बेल्ट मिला, 8 में से 4 मर गए। हिस! हर कोई सिहर गया। स्नेक बेल्ट तो टेंटिकल लॉबस्टर से भी ज्यादा डरावना होता है। अगर ये लोग उससे टकरा जाते तो अंजाम वैसा ही होता। हान फेई को याद आया कि स्नेक बेल्ट क्या होता है। एक लंबी, गहरे लाल रंग की मछली जो सांप जैसी दिखती है और उसके सिर पर सिर्फ दांत होते हैं। वो बेहद तेजी से तैरती है और इंसान के शरीर में घुस सकती है। अब हान फेई को समझ आया कि लोग कम लेवल बोट क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि किसी हादसे में सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर वो अकेले टेंटिकल लॉबस्टर से भिड़ता तो शायद जिंदा न बचता। वांग जिए ने पूछा, क्या तुमने अपना मिशन पूरा किया? हाँ, कर लिया। धन्यवाद पूछने के लिए, मास्टर। वांग जिए ने हान फेई को देखा। तेरी मछली कहाँ है? हान फेई ने लाज से जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं पकड़ा। वांग जिए दंग रह गया। कल हरा कछुआ उसे खींच ले गया था और आज ये बंदा एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। उसने आज तक ऐसा मछुआरा नहीं देखा था। चाहे जितना भी अनाड़ी हो, कम से कम पीली या सफेद मछली तो पकड़ी जा सकती है। मिडिल एज्ड आदमी ने जल्दी से कहा, सुनने में आया है कि ये कल पानी में डूबते डूबते बचा। शायद डर के कारण इसकी लाइन स्थिर नहीं रही। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। वांग जिए ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बेकार। अगर हल्के सदमे से ही प्रदर्शन ऐसा हो जाए तो आगे क्या करेगा? हान फेई कुछ नहीं बोला। वो खुद भी सोच में पड़ गया। क्या सच में उसने लाइन सही नहीं फेंकी थी? वांग जिए ने सारे अनुरोधों के बावजूद हान फेई को रात समुद्र में गुजारने का आदेश दे दिया। उसने सिर्फ यही सलाह दी कि रात में फिशिंग करते वक्त लाइन को 3 मीटर से गहरा न खींचे।
उसे इस बेकार लड़के पर कोई दया नहीं आई। ओल्ड चेन ने हान फेई को सूखी मछली और पानी दिया। सावधान रहना। किसी और ने उसे एक लोहे का खंजर दिया। अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करना। हान फेई ने सबका धन्यवाद किया और उनके प्यार से दिल गर्म हो गया। सबके जाने के बाद हान फेई उदास हो गया। उसने ओल्ड चेन की दी मछली को चबाना शुरू किया। गंध बहुत तीखी थी। पूरे दिन कुछ खाए बिना वो पहले ही भूखा था। उसने सूखी मछली झटपट खत्म कर दी। धीरे धीरे रात हो गई। समुद्र में लहरें बहुत तेज नहीं थीं और चारों तरफ बस चांदनी फैली थी। मेरी लाइन स्थिर नहीं थी। हान फेई को मंझोले उम्र के आदमी की बात याद आई। उसे सोल फिशिंग की टेक्निक, इमोबिलाइजेशन भी याद आई। किताबों में लिखा था, शरीर, रॉड और दिल को शांत जल की तरह स्थिर रखो। पर ये कहना आसान है, करना मुश्किल। इंसान कोई मूर्ति थोड़े ही है। अचानक उसे अपने हाथ की कलाई पर गर्मी महसूस हुई। उसने आस्तीन ऊपर की तो देखा, लौकी का निशान चमक रहा था। फिर उसे महसूस हुआ कि आत्मिक ऊर्जा उसकी कलाई से होती हुई शरीर में प्रवेश कर रही थी, जैसे वो सांस ले रहा हो। आत्मिक ऊर्जा अपने आप शरीर में आ रही है। फौरन हान फेई ने रॉड नीचे रख दी और ध्यान मुद्रा में बैठ गया। उसे नहीं पता कि लौकी ने ये ऊर्जा खींचना क्यों शुरू किया, पर ये उसके कल्टीवेशन में मददगार था। उसने अपनी याददाश्त के आधार पर साधना शुरू की। जैसे ही उसने ध्यान शुरू किया, उसकी कलाई पर बना लौकी जोर से चमक उठा और ऊर्जा की मात्रा पहले से कई गुना ज्यादा हो गई। 1 घंटे बाद हान फेई ने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ टूट गया है। वो उत्साहित और जोश से भर गया। क्या यही ब्रेक थ्रू है? उसने डेमन प्यूरिफिकेशन पॉट की ओर देखा। आंकड़े सच में बदल चुके थे। डेमन प्यूरिफिकेशन पॉट, मालिक हान फेई, लेवल 3, शुरुआती फिशर, आध्यात्मिक ऊर्जा 60, आध्यात्मिक वंश स्तर 1, अधूरा, अपग्रेड हो सकता है। मुख्य कला, सोल फिशिंग, मरम्मत योग्य। हान फेई खुशी से उछल पड़ा। ये ब्रेक थ्रू तो बहुत आसान था। लोगों ने कहा था कि इसमें सालों लग जाते हैं, लेकिन उसने तो बस 1 घंटे में ही कर लिया। हान फेई फिर से साधना करने ही वाला था कि तभी उसने समुद्र से कुछ खड़खड़ाने जैसी आवाज सुनी। और तभी समुद्र की गहराइयों से आई वो रहस्यमयी खड़खड़ाहट। हान फेई की आंखों में डर नहीं, अब सिर्फ जोश था। पर क्या उसका ये ब्रेक थ्रू काफी होगा उस आने वाले खतरे से भिड़ने के लिए? आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। कमेंट में बताओ हान फेई को अब क्या करना चाहिए। और हाँ, ऐसे ही रोमांच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि अगला भाग मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।